हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज बच्चों हम मटेरियल बैलेंस में कवर करेंगे आपका बैच ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी हम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। और इसके डेरिवेशन के लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वही इक्वेशन है जो हमने पार्ट 3 में ड्राइव की है, दैट इज अनस्टेडी स्टेट डिफरेंशियल मास बैलेंस इक्वेशन। नाउ और एक चीज़ और है बच्चों कि आप वीडियो को 1.5x या उससे ज़्यादा की स्पीड पे देखिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो रिकॉर्डिंग थोड़ा स्लो होती है इसमें। ठीक है। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये पीएम डोरान की बुक से लिया गया क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ बैच कल्चर। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फेज अभी आप लोगों को शायद ना पता हो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट इसको हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द ग्रोथ रेट ऑफ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू, द ग्रोथ रेट ऑफ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स के। When Streptococcus selectis bacteria are cultured in milk, the concentration of cells doubles every 45 minutes. ठीक है। If this rate of growth is maintained for 12 hours, what is the final concentration of cells relative to the inoculum level? ठीक है, तो ये बच्चों में बताना है कि फाइनल कंसंट्रेशन जो है सेल का रिलेटिव टू इनोक्यूलम लेवल। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें क्या है, एक तो पहली बात जो सेल्स दी हैं उसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, मास की फॉर्म में नहीं, किसकी फॉर्म में? कंसंट्रेशन के फॉर्म में। और हमें यही फाइंड आउट करना है कि फाइनल सेल कंसंट्रेशन जो है आपकी रिलेटिव टू जो आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, यानी कि जो इनोक्यूलम में आपकी सेल्स प्रेजेंट थी उसके कंपेरिजन में हमें बताना है। तो सेल की कंसंट्रेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स क्या है आपका? सेल कंसंट्रेशन। फिर उन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट बात बताई है वो ये है, द ग्रोथ रेट ऑफ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ रेट, रेट वर्ड जहां भी आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, आप dx बाई dt यानी कि टाइम से डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखिए और नीचे आपको टाइम लिखना है अगर कभी भी आपसे किसकी बात की जाए, रेट की बात की जाए। ठीक है, तो रेट जब भी आएगा तो आपको डी बाई डी टी ये एक्सप्रेशन यूज करना है, और किसका रेट है उसको यहाँ पे लिखना है। तो ग्रोथ रेट है कल्चर का यानी कि सेल का, तो सेल सेल को किससे रिप्रेजेंट किया गया? कंसंट्रेशन से, तो डी एक्स बाई डी टी। तो दैट मीन्स ये क्या है आपका? ये है आपका ग्रोथ रेट ऑफ सेल। ये हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सेल कंसंट्रेशन। तो ये डेटा हमें गिवन है यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने से पहले हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे और उसकी जो वैल्यूज है उसको पुट करके इसका फाइनल आंसर बताएंगे। तो बच्चों चलो ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमने पार्ट 3 में ड्राइव की थी, दैट इज डिफरेंशियल एंड स्टेडी स्टेट बैलेंस रेट बैलेंस इक्वेशन, दैट इज dm by dt rate of change of mass with respect to time is directly is equals to मास इन का जो फ्लो रेट है माइनस मास आउट का जो फ्लो रेट है प्लस रेट ऑफ जनरेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन। यही इक्वेशन देखी थी हमने। नाउ अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों बैच प्रोसेस की, किसकी बात कर रहे हैं? बैच प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, आपको मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि बैच प्रोसेस में आपका मास इन और मास आउट, ठीक है, मास इन और मास आउट अलाउड नहीं होता है, यानी कि सिस्टम के अंदर ना ही मास इन हो सकता है और ना ही मास आउट हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में मास का जो एक्सचेंज है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो बैच प्रोसेस का जो हमारा केस है, इस केस में आपका क्योंकि मास इन और मास आउट अलाउड नहीं है, तो मास इन का फ्लो रेट और मास आउट का फ्लो रेट ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों? जीरो हो जाएंगे। रीजन क्लियर है? मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि बैच प्रोसेस में एक्सचेंज अलाउड नहीं है। किसका? मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट थिंग ये है कि एक तो आपने देखा मास इन और मास आउट का यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बच रही है वो आरजी और आरसी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हम जो आपका बायोमास और जो आपका या फिर आपके सेल कंसेंट्रेशन, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स से, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट है बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, मैंने आपको पार्ट 4 जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के रेट के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे बच्चों ये है रेट ऑफ जनरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। टोटल ग्रोथ रेट क्या है, ये टोटल ग्रोथ रेट। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं आरसी, आरसी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों आपका टोटल डेथ रेट, क्योंकि कंजम्पशन कैसे होगा सेल का, सेल कंज्यूम तो होती नहीं है, कोई सबस्ट्रेट तो है नहीं जो कंज्यूम हो जाएगा, तो सेल की डेथ होती है जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे है टोटल डेथ रेट। आई होप इट इज क्लियर। तो वहां पे सेल की लाइसिस जो होगी, ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, लाइस हो जाएगी, और उसका जो भी मटेरियल है वो आपका कल्चर में जो है आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है आपका सेल की लाइसिस की वजह से क्या है, सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टोटल डेथ रेट। तो मैंने आपको बताया था जो टोटल रेट होता है वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है आपके वॉल्यूमेट्रिक रेट, जिसको मैंने बताया था आर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वॉल्यूम। यही बताया था मैंने आपको कि टोटल जो ग्रोथ रेट है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक रेट इनटू वॉल्यूम। और ये जो आपका टोटल वॉल्यूमेट्रिक रेट है, इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम स्पेसिफिक रेट की टर्म्स में लिख सकते हैं। स्पेसिफिक रेट क्या होगा, न्यू एंड इनटू एक्स, यही बताया था आपको, डॉट वॉल्यूम। तो ये जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि यहाँ पे जो आर एक्स है दैट इज इक्वल टू न्यू एक्स। और क्वेश्चन में भी बच्चों यही बताया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पीछे अगर आप क्वेश्चन देखें तो पीछे क्वेश्चन में आपको बताया गया कि ग्रोथ रेट ऑफ सेल, तो ये कौन सा ग्रोथ रेट है बच्चों, ये वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ रेट है डी एक्स बाई डी टी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है बच्चों, और उसको हम बोलते हैं न्यू, ये आ गया, ठीक है। और ये जो न्यू है ये क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और ये dx बाई डी टी क्या है, ये आपका आर एक्स है, दैट इज ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस कि आपका जो चेंज हो रहा है, यानी कि जो आपका सेल का ग्रोथ हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमेशा प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं साइन तो हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को डिफाइन कर रहा है, और इसका मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ रेट है, क्लियर है। और टोटल ग्रोथ रेट निकालने के लिए इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आपका यही एक्सप्रेशन आएगा, और यहाँ पे भी आपने देखा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सिमिलरली ये तो हो गया रेट ऑफ जनरेशन, इसी तरीके से होगा रेट ऑफ सेल डेथ। और रेट ऑफ सेल डेथ के लिए हम लिखेंगे आर सी, जो आपका रेट ऑफ कंजम्पशन है, दैट विल बी इक्वल्स टू आर डी, यानी कि सेल का जो डेथ रेट है, इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये जो न्यू है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो इसका अपोजिट होता है के डी, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ सेल, ठीक है, डॉट जो आपका कंसंट्रेशन है इनटू वॉल्यूम, क्लियर है। यहाँ पर आर डी जो है आपका डेथ वॉल्यूमेट्रिक डेथ रेट है, और या ये जो के डी है आपका स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट है, क्लियर है। ये कांस्टेंट है, ये सेल स्पेसिफिक है, ठीक है। इसको हम बाकी वीडियो में, अभी हम डेरिवेशन देख रहे हैं, इनका मीनिंग जो है आपको बैच के ऊपर जो वीडियो मेरी बनी हुई है उसमें आपको इन सब चीजों के मीनिंग जो है ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। नाउ तो हमारे पास अब रेट ऑफ जनरेशन भी आ गया है, रेट ऑफ कंजम्पशन भी आ गया है। एक चीज जो हमारे पास बच गई है वो ये है मास, तो इसको भी देख लेते हैं मास। तो मास को आपको पता है कंसंट्रेशन की टर्म्स में कैसे लिखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है
सेल की कंसंट्रेशन गिवन है, मास गिवन नहीं है, तो हम मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में, मास इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, वहां पे हमने इसको देखा था। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई हैं, आरजी की वैल्यू आ गई, आरसी की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। सबकी यूनिट अगर आप देखना चाहें तो मैं आपके लोगों के लिए यूनिट लिख देता हूँ। एक्स की तो आपको पता है, इसकी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई जब होगा तो किलोग्राम आएगा। यहाँ पे आपने देखा केडी की जो यूनिट होती है वो होती है पर आर, ठीक है। क्यों होती है पर आर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आर डी की वैल्यू, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर आर, और आर सी जो है इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम पर आर, ठीक है, क्योंकि रेट है टोटल रेट है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली इनकी यूनिट्स भी एज इट इज जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे आएगा डी एक्स बी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू रेट ऑफ जनरेशन है हमारा ये न्यू एक्स वी, तो न्यू एक्स वी माइनस के डी एक्स बी। क्लियर है। अब हमेशा याद रखिएगा बच्चे, डिफरेंशिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स का होता है, कांस्टेंट वैल्यूज का नहीं होता। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका बैच प्रोसेस है बच्चों, बैच प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो एक बार अंदर आपका इंक्लूड हो गया वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो जो टोटल वॉल्यूम है अंदर सिस्टम का वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम वॉल्यूम को बाहर ले आते हैं, बाकी टर्म्स ऐसी रहेंगी। तो ब्रैकेट में डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टर्म्स हैं एक्स वी और एक्स वी दोनों में कॉमन है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा न्यू माइनस के डी एक्स वी। क्लियर है। वॉल्यूम से वॉल्यूम हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी है, इक्वेशन आप बन गई आपकी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू न्यू माइनस के डी एक्स, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर आपकी दोनों ही चीजें इंक्लूड हो गई हैं, एक तो ग्रोथ भी इंक्लूड हो गई है और आपका यहाँ पे क्या इंक्लूड हो गया है इसके अलावा डेथ भी, ठीक है, डेथ रेट। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये आपका ओवरऑल बताएगा वॉल्यूमेट्रिक रेट क्या है, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक रेट ये आपको यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी है हमने इंक्लूड की है और डेथ स्पेसिफिक डेथ रेट को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये आपको ओवरऑल बताएगा, ठीक है। जबकि आर जी जो है वो सिर्फ ये बता रहा था कि ग्रोथ कितनी हो रही है, आर सी सिर्फ ये बता रहा था, ओ सॉरी आर डी, आर एक्स ये बता रहा था सिर्फ ग्रोथ कितनी हो रही है, आर डी ये बता रहा था कि डेथ कितनी हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक डेथ रेट क्या है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका डी एक्स बाई डी टी है वो ये बता रहा है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मर भी रही है और ग्रोथ भी हो रही है। तो नेट चेंज जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया डी एक्स बाई डी टी से, ठीक है। तो दोनों फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किए गए। नाउ अगर आपका ये ग्रोथ न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, न्यू इज ग्रेटर देन के डी, तो ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर आपका के डी ग्रेटर देन होगा न्यू से, तो आपकी सेल डेथ ज्यादा होगी, ठीक है। और तो ये दो आपके केसेस हैं, ठीक है। अब हमें बच्चे इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंशियल टर्म्स है उनको एक साइड ले जाएंगे। तो डी एक्स आपका यहीं इस साइड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स को भी इस साइड लेके आएंगे, और जो डी टी है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे अपोजिट, तो न्यू माइनस के डी, और यहाँ पे आ गया आपका डी टी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के लिए आपको जो है लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिमिट सेट कर देते हैं एक्स नॉट से लेकर के एक्स तक। एक्स नॉट क्या है आपका इनिशियल सेल कंसंट्रेशन, और टाइम ले लेते हैं T1 से लेकर के, या टी नॉट से लेकर के T1 से लेकर T2, ठीक है, या फिर टी नॉट से लेकर के टी, जो भी आप लिखना चाहें ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये इनका मीनिंग एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका है इनिशियल, ठीक है, ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल सेल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये स्टार्टिंग टाइम है,
ये फाइनल। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, जल्दी से ध्यान से समझिएगा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीजें बार बार आपको यूज करनी पड़ेंगी आगे। देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन इंटू dx, ये आपका इक्वल होता है बच्चों ln x के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे 1/x dx, तो ये सिमिलर है यहाँ पे भी 1/x dx। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ln x। ln क्या है बच्चों? नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा x0, ये आ गया x। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, लिमिट लिख दी हमने x0 से x तक, और सिमिलरली दूसरी साइड जाएंगे तो न्यू माइनस के डी तो बच्चों कांस्टेंट है, स्पेसिफिक सेल डेथ रेट कांस्टेंट है, और ये स्पेसिफिक सेल ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का नहीं करेंगे, इसको बाहर ले आए, और इंटीग्रेशन होगा इसका dt का। तो अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं किसी का, फॉर एग्जांपल dt, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, टाइम, और इसकी लिमिट पुट करेंगे t1 से लेकर के t2। और या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मतलब ये एक तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल वाला, एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम मान लेते हैं यहाँ पे t की पावर 0 है, t की पावर 0 dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि t की पावर n+1 और n+1, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। n यहाँ पे क्या है, 0 है, तो t 0+1 अपॉन 0+1 दैट विल बी इक्वल्स टू t। ठीक है, ये याद रखिए, ज्यादा सही है कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी t की। ठीक है, नाउ तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो एक बार लिमिट पुट करेंगे x और एक बार x0। तो पहले जो आपकी हायर लिमिट है उसको पुट करेंगे, तो ln x माइनस लोअर लिमिट, तो ln x0 विल बी इक्वल्स टू न्यू माइनस के डी ब्रैकेट में, और यहाँ पे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t2 माइनस t1। क्लियर है? एक बार हायर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ पे रखेंगे और फिर उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो ये एक आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ln ब्रैकेट में x/x0 इक्वल्स टू न्यू माइनस के डी और t2 माइनस t1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? ये इस फॉर्म में हम इसलिए लिख पाए हैं इसको, क्योंकि ये जो लॉग है उसकी प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आपके दो लॉग माइनस हो रहे हैं a माइनस b, तो आप उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर प्लस होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको प्लस में भी लिख सकता हूँ, ln a प्लस ln b। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और एक फॉर्म बच्चों इसकी और है जिसको आप लिख सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग हटाएंगे। अगर यहां से आप नेचुरल लॉग हटाते हैं तो यहां पर एक्सपोनेंशियल लग जाता है। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे नेचुरल लॉग, तो देखिए यहाँ पे होगा x/x0, यहां से नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, कैसे, यहाँ पे हमने एक एक्सपोनेंशियल लगाया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगाया। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग का अपोजिट, जैसे बच्चों स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट, तो अगर मैं स्क्वायर भी कर रहा हूँ अंडर रूट भी कर रहा हूँ तो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और x आएगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल जो है नेचुरल लॉग का अपोजिट है, तो इसकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड दैट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल। तो ये पावर में चली जाएंगी सारी चीजें एक्सपोनेंशियल की, के डी, और यहाँ पे आप t लिख लीजिए। अगर हम इनिशियल टाइम 0 मान लें, t1 अगर आप 0 कंसिडर कर लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई? तो ये आपको एक बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपके स्टेप वाइज चल रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी मैंने, कैसे कैसे वैल्यू पुट करेंगे, किस किस तरीके से। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको एक और फॉर्म में लिखे हैं, तो वो ये होगा कि हम x0 को अगर दूसरी साइड भेज दें तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू x0 ई ब्रैकेट में न्यू माइनस के डी टी। तो एक ये फॉर्म होगी बच्चों। आपको जो फॉर्म याद रखनी है वो ये है, ln x/x0 इक्वल्स टू
न्यू माइनस के डी इनटू टी। ठीक है, ये कब है, जब आपका इनिशियल टाइम जो है, इनिशियल टाइम उसको हमने जीरो लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, T1 को अगर हम जीरो कर देंगे तो उस केस में आपका सिर्फ T2 रहेगा ना, तो वो है। तो इस केस में क्या है, इनिशियल टाइम जीरो है, तो उस कंडीशन में ये आपको याद रखनी है कि ln x बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू न्यू माइनस के डी इंटू टी। ठीक है, और इससे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। द स्ट्रेप्टोकोकस सिलेक्टिव बैक्टीरिया आर कल्चर्ड इन मिल्क, द कंसंट्रेशन ऑफ सेल डबल एवरी 45 मिनट। तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, डबल हो गई है, यानी कि अगर आपकी इनिशियल सेल कंसंट्रेशन थी एक्स नॉट, ठीक है, तो फाइनल एक्स जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो आपका 2 टाइम्स हो गई है, किसके, एक्स नॉट के, इनिशियल का 2 टाइम्स। ये बोल रहे हैं ना ये लाइन, द कंसंट्रेशन ऑफ डबल्स एवरी 45 मिनट। और इसको होने में कितना टाइम लगता है, इस चीज को होने में 45 मिनट्स लगते हैं। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, कि ये आपकी इनिशियल सेल कंसंट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गई चीजें कि अगर आपका इनिशियल सेल कंसंट्रेशन एक्स नॉट है तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स है, और इसको होने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि 12 आवर्स में फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी रिलेटिव टू इनोक्यूलम लेवल। ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चों हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, किसकी, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों, जो एक्सपोनेंशियल फेज है, क्या है एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पे केडी बहुत स्मॉल है और न्यू ग्रेटर देन होता है केडी के। ठीक है, फॉर एक्सपोनेंशियल फेज। अब क्योंकि मतलब इसका मीनिंग ये है कि ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट से बहुत ज्यादा है। तो ये जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, व्हेन न्यू ग्रेटर देन केडी, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ln x बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू न्यू टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फेज है। तो एक्सपोनेंशियल फेज में आपका न्यू ग्रेटर देन केडी होता है, स्टेशनरी फेज में न्यू और केडी दोनों होते हैं, और एक आपका फिर आएगा डिक्लाइन फेज जहां पे डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ बैच कल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने ग्रोथ काइनेटिक की वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ln x बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू न्यू टी। तो इस एक्सप्रेशन को हमें इस क्वेश्चन के लिए यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हुई है, एक्सपोनेंशियल फेज की बात हुई है। ठीक है, अब तो पहले हम ये जो कंडीशन है, जो हमें फर्स्ट कंडीशन मिली है, पहले हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या पता है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ln x बाई एक्स नॉट। तो x बाई एक्स नॉट क्या है हमारा, x है हमारा 2x नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन 2 टाइम्स है ना, इक्वल्स टू न्यू, और टाइम कितना लगा इसमें 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को अगर आवर्स में लिखें सो इट विल बी 3/4 यानी कि 0.75 आवर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो कितना आएगा न्यू की वैल्यू यहां से, ये आपका आएगा सबसे पहले तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका ln2 डिवाइडेड बाई 0.75, और मैं कैलसी में इसको पुट करेंगे तो 0.693 होता है वैसे, डिवाइडेड बाई 0.75, और ये बच्चों आ रहा है आपका 0.9241, और इसकी यूनिट क्या होगी, पर आवर। ठीक है, एक्स नॉट बाई एक्स नॉट से इनकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ कौन सी यूनिट बचेगी, आर की बचेगी, और ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पर आवर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी न्यू की वैल्यू। अब हम सेकंड कंडीशन जो उन्होंने पूछी है उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए उन्होंने क्या बताया है, हमें फाइंड आउट करना है फाइनल सेल कंसंट्रेशन रिलेटिव टू इनोक्यूलम लेवल। ठीक है, और टाइम हमें गिवन है इसके लिए, टाइम है हमारे पास 12 आवर, तो टाइम दिया है 12 आवर। न्यू हमने फाइंड आउट किया है 0.9241। ठीक है, और x बाई एक्स नॉट हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट। ठीक है, तो फिर से हमारा इक्वेशन तो सेम ही है, इस इक्वेशन को हमें यूज करना है यहाँ पर भी।
तो चलिए इसको यूज करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो ये ln x बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू न्यू इंटू टी। आपको पता है न्यू कितना है, न्यू है आपका 0.9241 इंटू 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी। यूनिट क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसकी यूनिट है पर आर, इसकी यूनिट है आर, तो पर आर से आर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आएगी इसकी, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, तो ये आ रहा है बच्चों 11.09। ठीक है, बट ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है ln x बाई एक्स नॉट। तो हमें ये नेचुरल लॉग हटाना पड़ेगा। नेचुरल लॉग कैसे हटाएंगे बच्चों? एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि नेचुरल लॉग हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो इधर भी एक्सपोनेंशियल लगाइए और इधर भी एक्सपोनेंशियल लगाइए। अब एक्सपोनेंशियल लगा दिया है तो क्या है, नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगा देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा x बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू, अब एक्सपोनेंशियल ऑफ ये जो बच्चों आ रहा है यहाँ से आंसर आ रहा है 65512.746। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपका रेशो ऑफ इनिशियल मतलब फाइनल कंसंट्रेशन टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से आपको क्लियर हो गया है कि x जो है फाइनल x कंसंट्रेशन जो है वो है आपका 6.55 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 224 की पावर 4 ऑफ x नॉट। इनिशियल सेल कंसंट्रेशन का इतना टाइम से आपका फाइनल सेल कंसंट्रेशन आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ में आया। एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं आती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को मतलब आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले से आप बाकी सभी फॉर्मूले जो है बना सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल को भी हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, वो है ये वाला। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि ये जो आपने देखा कि ये जो टाइम है 45 मिनट्स, इस टाइम में आपने देखा कि जो सेल की कंसंट्रेशन है वो कितना हो गई, 2 टाइम्स हो गई। कितना हो गया बच्चों? 2 टाइम्स, डबल हो गई। तो इसलिए ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं डबलिंग टाइम। क्या बोलते हैं? डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम क्यों है? क्योंकि डबलिंग टाइम में सेल की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है।